नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सरकार की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश भर के 7 संभागों में जन सुनवाई हो रही है। आमजन, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहस भी तेज होती जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप, महिलाओं के उत्तराधिकार और विवाह जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर भी अलग अलग राय सामने आई। जयपुर में हुई जनसुनवाई में जहां बड़ी संख्या में लोगों ने समान कानून लागू करने का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक परंपराओं में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का विरोध जताया। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी या फिर धार्मिक मतभेदों की नई बहस को जन्म देगी? क्या सभी समुदायों की चिंताओं को संतुलित करते हुए ऐसा कानून बनाया जा सकेगा जो सबके लिए स्वीकार्य हो? आज बात इसी खास मुद्दे पर। अधिकांश लोगों ने ये कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए। इस समय प्रदेश चौं और एक ही मांग है कि समान कानून हो। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक जी भी चर्चा में शामिल हैं। स्वागत है अशोक जी। और साथ ही अब्दुल लतीफ आर्को जी, सचिव मिल्ली काउंसिल भी हमारे बीच में है। आर्को साहब आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और चर्चा भी इसमें जरूरी है। और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी सर शैलेंद्र गुर्जर जी। बेहद खास है और अहम है ये है कि सरकार अब सभी संभागों में जनसुनवाई शुरू कर दी गई है। जनसुनवाई में पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्या सामाजिक समानता की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम माना जाए या धार्मिक हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाए? नहीं, आप देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है और पहले इसको मौलिक अधिकार के तहत रखा जाना था। लेकिन जब ड्राफ्ट बन रहा था और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, जब वहां पर बहस हो रही थी, तो उसको रखा गया कि ये आगे के लिए रखा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया कि आने वाले समय में जब जरूरत होगी तो इस पर कानून बनाया जाएगा। और आपने देखा होगा विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, चाहे वो सरला मुदगल के मामले में हो, चाहे शाहबानो वाले केस में हो, उन्होंने कहा है कि भाई एक समान नागरिक संहिता भारत में आनी आवश्यक है। और आपने देखा उसके बाद विभिन्न बार उच्च न्यायालयों ने भी टिप्पणियां की हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो विवाह है, तालाक है, उत्तराधिकार है, अडॉप्शन है, वसीयत है, संपत्ति के बंटवारे हैं, इसको लेकर अलग अलग जो धर्म है, समुदाय हैं, उनमें अलग अलग कानून है। तो जिस तरह से आपराधिक कानून पूरे भारत में एक है, अगर आप चोरी करेंगे, हत्या, डकैती, लूट या धोखाधड़ी करेंगे तो आपको आपराधिक मामलों में जो सजा है, जो उसके प्रावधान दिए हुए हैं, जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट फीस लगती है, वो सब समान है। तो जब आपराधिक मामलों में ये समानता आ सकती है तो फिर जो ये कुछ पेचीदा विषय हैं जो सिविल से संबंधित हैं, तो उनके लिए भी एक समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। तो ये एक आवश्यकता भी है। तो इसीलिए आप देखिए, जो हम तो संविधान की भावना को आगे रखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को सर्वोप्रिय माना है, राष्ट्र को सर्वोप्रिय माना है, एक देश एक कानून को माना है। उसी के तहत हमने धीरे धीरे राज्यों में लागू किया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनमें राज्यों को भी अधिकार है, क्योंकि कुछ विषय जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में है जिसमें राज्यों को भी अधिकार है कानून बनाने का, केंद्र को भी अधिकार है कानून बनाने का। तो देखा आपने कि किस तरह से उत्तराखंड में कानून बना, गुजरात में बना और अब जो है राजस्थान में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। और पहले भी आपने देखा होगा भारत में गोवा जैसे राज्य है, वहां पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। उस समय भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। तो ये एक आवश्यकता है ताकि पूरे भारत में एक समानता आ सके, एक रूपता आ सके और एकता और अखंडता कायम रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की यही मंशा है यूसीसी लाने को लेकर। पंकज जी, प्रदेश की हम बात करें जहां सरकार जनमत जानने की कोशिश कर रही है और लगातार बातचीत भी हो रही है, और जो अभी जो प्रतिक्रिया भी आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि इसमें जन समर्थन मिल रहा है कि हाँ यूसीसी होना चाहिए, लागू होना चाहिए, जनता की भागीदारी है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए श्वेता जी,
हिंदुस्तान हो या राजस्थान हमारे प्रदेश के रूप में हो, वहाँ पे विविधता में एकता हमारी पहचान रही है। और राजस्थान भी विविधताओं वाला प्रदेश है। आप अगर अलग अलग अंचल में जाएंगे, हाड़ौती हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, सब जगह की अपनी अपनी परंपरा है, रीति नीति है, अपने नियम हैं। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार अब ये लाने की कोशिश करी है, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कोई भी ड्राफ्ट आप लाना, कोई भी बिल आप लाना चाहते हैं, कोई भी कानून आप बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ड्राफ्ट होता है, एक मसौदा होता है, उस पर सजेशंस होते हैं, सुझाव होते हैं, आपत्तियां होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कहाँ पर ये हुआ, कहाँ पे आपत्तियां ली गई, कहाँ पर सुझाव भी अभी आपने 2 दिन से 3 दिन से जन सुनवाई स्टार्ट की गई है, कहाँ इसका ड्राफ्ट है। आप ड्राफ्ट लेके आओगे, उसी के ऊपर तो सुझाव दिए जाएंगे, उसी पर आपत्तियां भी होंगी। लेकिन ऐसा कोई मसौदा सरकार ने जनता के सामने, ये कहा जा रहा है कि हम पहले लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे और उसके बाद जिस तरह का होगा हम उस तरह का फिर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। टेक्निकलिटीज में अगर आप जाएंगे तो आपको पहले ड्राफ्ट तो बनाना पड़ेगा। आपके पास स्केच से कोई ड्राफ्ट ही नहीं, आप उस पर केवल सजेशन ले रहे हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन कम से कम आपको एक लीगलाइज तरीके से उसको ड्राफ्ट बनाना चाहिए, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए, उसके ऊपर एक सजेशंस लेने चाहिए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको इंक्लूड करके उस पर बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। लेकिन सच क्या है कि इस समय आप राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो राजस्थान में जो जरूरी मुद्दे हैं, आप मानसून में सड़कों की हालत देख लीजिए, स्मार्ट सिटीज की हालत देख लीजिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार जिस तरीके से व्यवस्था बिगड़ रही है, प्रसूताओं की मौत हुई, कहीं पर छतें गिर रही है, जिस तरीके से शिक्षा महकमे में लगातार कमियां और खामियां नजर आ रही, भले स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, भले नामांकन घटने की बात हो, जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं उसको पानी की कमी की बात हो, पानी की मांग वो लगातार कर रहे हैं, खाद बीज की बात हो, ये तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन जरूरी मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए केवल प्रक्रिया की गई है। क्योंकि आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो लॉ कमीशन है, 21st लॉ कमीशन और 22nd लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन ने तो 2018 में 182 पेज की रिपोर्ट सबमिट की। उसमें कहा है कि ना तो इसकी जरूरत है ना ये अभी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में इसको लाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीजें ये दिखाती है कि जो जरूरी लोग हैं, जो जरूरी स्टेक होल्डर सभी होते हैं, आदिवासी भी स्टेक होल्डर्स हैं और भी अलग अलग धर्मों की जनजातियां या रीति नीति परंपरा सब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन उनको कहां सुना जा रहा है, आप किस तरीके से इसको एम्फेसाइज करेंगे, किस तरीके से सबको अकोमोडेट करेंगे, ये आपको प्लान आउट करके जनता को बताना चाहिए। और वह तो देखिए केवल ये ध्यान भटकाना की नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कोशिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार भी ना तो अब इसमें इंटरेस्टेड है, ना लॉ कमीशन ने इसको कहीं से रिकमेंड किया गया। दूसरे मुद्दों से हटाने के लिए आप ये कह रहे हैं, ध्यान बिल्कुल जो जरूरी मुद्दे प्रदेश के हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए, आप आदिवासियों को देखिए कई नियम है। अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने अभी कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड में इन्होंने लागू कर दिया, इन्होंने कर दिया। मैं इनसे बहुत सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं, आपने लिव इन रिलेशनशिप के लिए वहां रजिस्ट्रेशन मैंडेट किया, लिव इन रिलेशनशिप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल कर दिया, लीगलाइज है। तो अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या उसे सजा मिलेगी? क्या पुलिसिंग होगी? क्या किसी तरीके से उनको फिर टॉर्चर किया जाएगा? ये तमाम चीजें जिनके एक तरह से दुष्प्रभाव है, उनको कैसे रोका जाएगा? ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उत्तराधिकार एक एग्जांपल है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी हस्ताक्षरण जो होता है, ट्रांसफर होता है, वो किस तरीके से किया जाएगा? बहु विवाह है, विवाह विच्छेद है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी रीति नीति है, परंपराएं हैं, उनको किस तरीके से आप चैनलाइज करेंगे, सब स्टेक होल्डर्स को कैसे बात करेंगे, इस पर मुझे लगता है कि एक कंक्लूड और एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब्दुल लतीफ फारूकी जी मेरे साथ हैं। सर, पर्सनल लॉ को लेकर और कई तरह की बातें कही जा रही है और यूसीसी लाने का मकसद ये कि जब संविधान सबको समान कानून देता है तो पर्सनल लॉ की जरूरत क्या। लेकिन मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग तरह से इसे लेकर रिव्यूज भी है, अपनी प्रतिक्रिया है कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि इससे नुकसान क्या है या कुछ फायदा है? देखिए, हम तो ये मानते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक ये सरकार क्या करना चाहती है उसका कोई मसौदा पेश नहीं किया जी। अब जब मसौदा ही नहीं है तो अब इस पर क्या कहें कि क्या गलत है इसमें और क्या सही है। ये कहने के लिए कोई चीज़ सामने हो तो बात की जाए जी। इसके अलावा फिर भी सरकार ये कहती है कि साहब पहले राय लेंगे फिर मसौदा तय करेंगे कि क्या करना है। तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। सही ये है कि आपको जिस पर राय लेनी है वो चीज़ तो सामने रखो कि इस पर बताइए आपकी क्या राय है। और जहाँ तक इसके लिए ये जो कानून बनाया जा रहा है, हर स्टेट में अलग अलग स्टेट में सबको अधिकार है कि वो अपने स्टेट में कानून बनाए। तो ये
पूरे हिंदुस्तान के लिए एक होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि राजस्थान में कुछ होगा, बिहार में कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, तो ये समान कानून तो हुआ नहीं है। इसके अलावा SC और ST उनको जहाँ भी बने हैं उनको माइनस करके बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों भाई, समानता उनके लिए क्यों नहीं है? तो ये बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। राजस्थान में भी हर 12 कोस के बाद जबान बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये मैं समझता हूँ सरकार का जो मकसद है, जब जब भी इलेक्शन नज़दीक होते हैं जी, तो ऐसे काम सरकार उठाती है कि जिससे उनको इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो जाए। अब मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है कि साहब मुस्लिम समाज में अलग अलग तरीके से उनको टारगेट के लिए कि साहब यहाँ शादी ब्याह, 4-4 बीबियाँ और तलाक और ऐसी चीज़ें बार बार उठाई जा रही है, ताकि ये महसूस होता है हमें कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है। लेकिन अभी तो है नहीं इलेक्शन, आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं इलेक्शन। अभी तो 2-2.5 साल है। आपको लगता है कि वो इलेक्शन के पहले के लिए ये कब आए? 12 महीने चलते हैं यहाँ तो इलेक्शन। यानी अभी पंचायत निकाय में भी इसका पंचायत फर्क भी आ पड़ेगा। रही है, नगर निगम भी आ रहा है, तो आएंगे इलेक्शन तो आ ही रहे हैं ना। तो हर जगह तो बीजेपी चाहेगी ना कि भाई मेरे को ज्यादा वोट मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि यूसीसी की जरूरत है या नहीं है? आपको नहीं, मैं मानता हूँ कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, और अगर यूसीसी लानी है तो किसी के मजहब को जो आज़ादी मिली हुई है संविधान की धारा 25 में और 26 में 29 में, ये जो आज़ादी है मजहब के लिए, उन सब का कहीं हनन नहीं हो जाए। अगर उसका हनन हो रहा है तो ऐसे यूसीसी लाने से क्या मतलब हुआ कि फिर उसको लोग चैलेंज करेंगे, फिर जा करके उसके अंदर ये कहेंगे भाई जो चीज़ हमें संविधान ने दे रखी है आज उस पर हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझने की, देखने की ज़रूरत है। और जब तक हमारे सामने पूरा मसौदा नहीं आ जाए कि भाई ये करना चाहते हैं, उससे पहले हम क्या कहें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। आज भी जो जयपुर में जी लिया गया है लोगों की राय, वहाँ भी सभी धर्म के लोग थे। जी। जैनी समाज ने भी इसको कहा कि ये गलत हो रहा है, हमारे रीति रिवाज ये हैं, इस रीति रिवाज के अंदर आप औरों के ये हैं, आप सबको एक कर दोगे तो ऐसे कैसे हो सकता है। और भी सभी समाज के लोग थे ऐसे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसे भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। अशोक पाठक जी, ये था, और ये भी था कि पूरे हिंदुस्तान में एक होना चाहिए। ये आपने जो है अलग अलग स्टेट में, तो फिर ये कहाँ यूसीसी जो है, मतलब समानता नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं फिर समानता नहीं हुई है। ठीक है अशोक पाठक जी, आपने सबके रिएक्शन सुने, सबकी अपनी प्रतिक्रिया है। अब जो जनसुनवाई कर लोगों की राय ली जा रही है, और एक सवाल बार बार आता है कि जब मसौदा जब ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है तो किसके आधार पर बातचीत की जा रही है, और अगर सुझाव लिए जा रहे हैं और ड्राफ्ट है नहीं तो बात कैसे रखा जाए। अशोक जी, आपको कितना लगता है कि ये जरूरी है मौजूदा स्थिति के मद्देनजर? समानता की हम जब बात करते हैं तो इसमें भी होना चाहिए, लेकिन धार्मिक जो आजादी है उसका हनन ना हो, ये भी एक डर सता रहा है लोगों को। इससे कोई फर्क पड़ेगा? हमारे देश में जब आपराधिक मामलों के लिए इंडियन पेनल कोड, जो कि अब BNS बन चुकी है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए अपराध के अनुसार समान दंड की व्यवस्था है, तो प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को उसके जो शादी, उनके जो रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज, उनको छोड़कर शादी, उत्तराधिकार, गोद लेना, वसीयत और संपत्ति का विभाजन, केवल इन 5 विषयों को लेकर के ये समान नागरिक संहिता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मध्य प्रदेश का एक वाकया है कि वहां पर फारूक शेख तो जज हैं कोर्ट में, और सामने कटघरे में खड़ा हुआ है एक रामलाल पर अपराध यह है कि उसने शादीशुदा होते हुए दूसरी विवाह क्यों किया, और जो जज साहब कोर्ट में बैठे हैं वो 3 विवाह करके बैठे हैं। तो क्या उन जज साहब को यह अधिकार है जो खुद 3 विवाह कर चुके हैं, वो किसी व्यक्ति को इस बात के लिए सजा दे कि आपने दूसरी शादी क्यों की? नैतिक रूप से उनको यह अधिकार नहीं है। तो इसी तरह ये जो समान नागरिक संहिता कानून बनाया जा रहा है, और लतीफ जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा कि पूरे भारत में बनना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है
वो भी पूरी होगी। पहले राज्यों में, एक एक राज्य में इस तरह से जब राज्यों में ये व्यवस्था होगी तो पूरे देश में भी समान कानून होगा, क्योंकि कई धर्मों में कुरीतियां हैं। जैसे महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों को समान अधिकार है। कुछ धर्मों में महिला को पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का पुत्र की तुलना में आधा हिस्सा दिया जाता है, जो उसके साथ बहुत बड़ा अपराध है, अन्याय है उसके साथ। एक पत्नी के होते हुए 3-3 सौतन उसके सामने लाके बैठा दी जाती हैं। उसको तलाक करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों को वो कैसे संभालेगी, कैसे उनकी परवरिश करेगी, क्या उसका। तो तलाक के मामले में जैसे हिंदू महिलाओं को, जैन महिला को, सिख महिला को, बौद्ध महिला को जो कोर्ट से फैसला होता है और उसको जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त व्यवस्था दी जाती है, आज मेरी मुस्लिम बेटी, मुस्लिम बहन को भी समान रूप से अधिकार मिले। यदि उसके साथ कभी कोई उसका पति जाति करता है तो उसको जीवन भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सके। इसी तरह गोद के मामले में कोई पति पत्नी, क्योंकि 4 शादी क्यों करते हैं, किसी को शौक नहीं आता। जब पहली पत्नी से विवाह करने के बाद संतान उत्पन्न नहीं हुई तो संतान की लालसा में दूसरा विवाह करते हैं, तीसरा विवाह करते हैं, लेकिन मर्द में ही खोट है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये नियम बना दिया कि हमारे धर्म में तो गोद नहीं ले सकते। तो ऐसे जो बच्चे जो कई दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, मुस्लिम समाज में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता गुजर गए, उन बच्चों का क्या होगा। तो कम से कम गोद लेने का भी नियम समान हो, कोई भी व्यक्ति चाहे बच्चे को एडॉप्ट कर सके और उसका पालन पोषण कर सके, तो ये कोई गलत नहीं है। और हिंदू धर्म की जहां तक बात है, हमारे यदि एक पत्नी से अधिक पर रोक होती तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी नहीं होते। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, उन्होंने भी 3-3 विवाह किए थे। ना भरत होते ना शत्रुघ्न होते, लेकिन हिंदू समाज ने स्वीकार किया कि समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून, एक पत्नी। तो फिर ये 4-4 पत्नी, 3-3 पत्नी, आप अपने यहाँ लागू कर लोगे क्या? 3 पत्नियां, 4 पत्नियां? नहीं, हम आपके भगवानों ने, आपके देवी देवताओं ने, यदि आप ये लागू करने को तैयार है कि एक मुस्लिम पत्नी 4 पति रख सकती है तो आप रख लोगे क्या? यदि आप ये तो बताओ, पत्नी 4 पति रख सकती है, मुसलमानों को तो बदनाम कर रहे हो, महिलाओं के साथ जबकि ऐसा होता नहीं है। अभी आपने कह दिया कि उसके बच्चे हम महिला को समान अधिकार देना चाहते हैं, उसने दूसरी कर ली, तो ये तो जरूरत की चीज है ना। ठीक है, लेकिन जरूरत की चीज है ना, आपके भी ये जरूरत है। औरत चीज नहीं है, औरत सम्मान चाहिए। अब्दुल लतीफ जी, ये बार-बार क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम में महिलाओं को आजादी है, महिलाओं के साथ समानता नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म में जितनी आजादी मुस्लिम महिलाओं को है, किसी और धर्म में है ही नहीं। ठीक है, इतनी आजादी है। धर्म में बराबर संपत्ति मिलती है, मुस्लिम में आधी मिलती है। कैसे मिलती है? 4 जगह से मिलती है। औरत की गवाही आधी मानी जाती है, हिंदू धर्म में बराबर मानी जाती है। गवाही भी आधी जगह से देते हैं, गवाही आधी, आपका तो कानून ही अकल भी आधी मानी जाती है कि उस महिला में अकल आधी होती है, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं कई आयतें कोट करके बता सकता हूँ, अकल आधी मानी गई औरत की। शैलेन जी, 2 बातें। एक तो क्या जो अभी आर्को साहब ने कहा, आप उस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दूसरा, जिस तरह से आर्को साहब ने कहा कि जब चुनाव, क्योंकि चुनावी वोट में रहते हैं और इसलिए इस तरह की चीजें लाई जाती हैं, तो क्या यूसीसी में एक जरिया है वोट बैंक का? देखिए, सबसे पहले मैं श्वेता जी क्लियर कर दूं, ये किसी भी समुदाय को टारगेट करने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा है। इसमें ईसाई धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं, सिख धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं, जहां जहां अलग अलग पर्सनल कानून बने हुए हैं, बहुत सारे धर्म जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये अपने माइंड को क्लियर कर लें, उस चश्मे को उतार दें कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तो मुस्लिम विरोधी काम करती है। आप इसको आप चश्मे को उतार दीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बिना भेदभाव के, बिना वर्ग को, बिना जातीय देखे हुए सबको समानता से दी जा रही हैं। आपने देखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणियां की हैं, आपके सामने जजमेंट्स हैं, जब वो कह रहा है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, तो उसमें अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और आप बताइए, राहुल गांधी जी संविधान की किताब जेब में रख के घूमते हैं। अरे भैया, उसको पढ़ लो, उस संविधान की किताब को, उसका अनुच्छेद 44 पढ़ लो। अरे पहले बात तो सुन लीजिए, उस अनुच्छेद 44 में क्या क्या लिखा है। सीधे सीधे सरकार ने
जो भी ड्राफ्ट तैयार होगा उसके लिए पहले प्रश्नावली दी हुई है, 10 से 12 प्रश्न हैं और आपको सबको पता है यूसीसी में कि 5 सब्जेक्ट मुख्य हैं, विवाह, तालाक, उत्तराधिकार, अडॉप्शन, संपत्ति का बंटवारा। अरे भाई आप क्या मांग रहे हो और क्या चाहिए? पहले इसीलिए जन सुनवाई चल रही है। किस तरह से आपने देखा माननीय भजनलाल सरकार बिल्कुल स्पष्टता से, पारदर्शिता से हर संभाग पर सुनवाई चल रही है। जैसे जयपुर संभाग पर सुनवाई चल रही है, सबको निबंधन दिया जा रहा है, उसमें शिक्षाविद, सामाजिक जितने भी संगठन हैं, बुद्धिजीवी सब जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं ना, आप जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको बंद करे। और जिस तरह से शाहबानों के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, तब आपने कानून क्यों पलट दिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की नीति करती है, इसलिए आज ये बोल नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, क्या आप यूसीसी का सपोर्ट करते हैं, नहीं करते? बताइए। एक बार जवाब नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पंकज जी। देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से एक तरफा सांस्कृतिक और धार्मिक कानून बनाकर जो विविधता इस देश की नष्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मुझे लगता है कि उसको संविधान के स्तर पे सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आर्टिकल 21 हो या आर्टिकल 25 हो, जो आर्टिकल 21 प्राइवेसी की बात करता है, सुन लीजिए कोई आघात नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं करिए। अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ लीजिए, आप अभी आरको जी पढ़ लीजिए, पंकज जी आप पढ़ लीजिए। किसी भी धर्म को अपना धर्म मानने से कोई ये कानून इनकार नहीं करता। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म में प्रोसेस करिए, जो भी आपके रिवाज है वो अनुसार ठीक है। ये 5 अहम बिंदु है जिस पर समानता की बात की करने की कोशिश बोलने दीजिए, ईसाई समुदाय को सिर्फ वोटों की राजनीति से देखा है, वोटों की चश्मे से देखा है। सर एक सेकंड, वक्त हो रहा है, मुझे टू द पॉइंट रिएक्शन चाहिए। देखिए श्वेता जी, मैं बहुत क्लियरली कह देता हूं, जब 21st लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन है, 21st लॉ कमीशन ने तो 182 पेजेस की रिपोर्ट बाकायदा इसमें दी कि ना तो उसकी जरूरत है ना ये जरूरी है, और उन्होंने तो केंद्र सरकार के उसी पे तो किया है ना। आप देखिए केंद्र सरकार खुद इसमें अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि सुनिए आप मेरी बात का जवाब देखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, सुनिए आप सुनेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। देखिए सुनेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो देखिए, अगर सुनिए आपने अपनी बात रख दी ना, आपने अपनी बात रख दी, 42 पढ़ी है ना, श्वेता की बात कैसे रख पाऊंगा मैं? सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनेंगे नहीं तो कैसे जवाब देंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्म को किस तरह नुकसान नहीं, धार्मिक चीजें बदल रही हैं, इसी को तो समझने की जरूरत है कि अगर आता है तो समानता की बात किन चीजों पर होगी। आपने उत्तराखंड में लागू किया, आपने उत्तराखंड में एग्जाम्पशंस दिए हैं, कुछ जनजातियों को एग्जाम्पशन दिए हैं, लिव इन में भी बहुत सारे एग्जाम्पशन दिए हैं। क्यों दिए? फिर किस तरीके से दिए हैं आपको समझना पड़ेगा। हम यही तो कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर बात कीजिए। सुनिए, बिना ड्राफ्ट के कौन सी जन सुनवाई हो गई? बिना ड्राफ्ट के कौन सी जन सुनवाई हुई? बिना ड्राफ्ट के कौन सी सुनवाई होगा तो सजेशंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्शंस कैसे होंगे? जनता को पागल समझ लगा है आपने। जो जरूरी मुद्दे हैं देश के, प्रदेश के ध्यान भटकाने के मेरा ये कहना है कि हमारी मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बहना बहुत दिन से अल्लाह से दुआ कर रही थी, और अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और अल्लाह की मर्जी से ही यूसीसी लागू हो रहा है, जिससे मेरी मुस्लिम बेटी, मुस्लिम बहनों लेकिन आरको साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, बदनाम किया जाता है मुस्लिम को। यहाँ हिंदू मुस्लिम की तो बात ही, तो सभी की समानता की बात है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? समानता की बात है, बराबर मिले, संपत्ति में भी हिस्सा उसको बराबर मिले, मुस्लिम बेटी को बराबर का हक मिले। यहाँ तो समान कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ समान कुछ भी नहीं है, संवैधानिक घोषित करवाया। समान का हाल ये है कि हमें अपनी इबादत के लिए नमाज नहीं पढ़ने देते, जबकि सारी जितनी भी यात्राएं हैं रोड पे निकलती है, में नमाज में कोई रोक नहीं है, सैकड़ों निकलती है, नमाज से कोई वास्ता नहीं है, रोजे से नहीं है, हज से नहीं है, ज़कात से नहीं है। ऐसी नमाज और उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम स्कॉलर से, हमारे लिए क्या कर रही है? आप बताइए। ये तो हमारे लिए हमारी इबादत आप भी बता दीजिए,
करेंगे बीजेपी। सुनिए एक मिनट, शैलेंद्र एक मिनट मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, क्या वहाँ एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है? आप क्या उनसे बड़े मुस्लिम हो गए? आपने असली मुसलमान जहाँ है वहाँ तो लिबरल हो रहे हैं, वहाँ तो समानता से बात करी जा रही है। आप ये नीचे बातें लेके बैठे ऐसे में इन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार अलग कर रही है। मुस्लिम कंट्री जो अपने आप को अरब तुर्क कहते हैं वो लिबरल हो रहे हैं, वहाँ समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? किस तरह से गुमराह कर रखा है आपने कौम को? किस तरह से बर्बाद कर दिया आपने समुदायों को? आप समझिए, जाके देखिए सऊदी अरब को क्या हालात हैं। शैलेंद्र जी ऐसे चर्चा नहीं थी सर, आपने रखे पॉइंट्स और ठीक है, उसी बात को तो समझना है। एक ही बात कोई कहे और दूसरा उसके से संतुष्टि ना हो तो कैसे चर्चा हो? आरको साहब आपने अभी ये कहा बीजेपी सरकार या कोई भी, क्यों आप लोग को लगता है कि आप लोग को अलग करके रखा जा रहा नहीं है? समानता की बात है तो हर धर्म के लोगों के साथ हो रही है और ये साफ कहा जा रहा है कि धर्म से जुड़े कुछ भी नहीं, परंपराएं वैसे रहेंगी। अब आप सुन लीजिए, हमें ऐसे लगता है जी कि हमें तो मतलब ये कि कपड़े दाढ़ी टोपी देखकर हमारे पे जुल्म होता है, झूठे इल्जाम हम पे लगाए जाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं अरे आप बाद में जवाब देते हैं, सुन तो लो। आप बिल्कुल, अरे हमारे साथ जो हो रहा है सुन तो लो। इन्होंने पूछा क्या हो रहा है, सुन तो लो। क्या हो रहा है आप बताइए, क्या हो रहा है? केंद्र की राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, क्या आपको आवास नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहे, क्या आप हमें नहीं बोलने दिया जाता? आपको रेलवे नहीं दिया जाता? ये गलत भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आप गुमराह मत करिए अपने समाज को। मुझे बीजेपी से एक शिकायत है कि समान नागरिक संहिता में एक कानून और लागू किया जाए कि 2 के अलावा तीसरी संतान पैदा करने पर 1 लाख का जुर्माना, चौथी संतान पैदा करने पर 5 लाख का जुर्माना और 6 साल की जेल, ऐसा भी इसमें जोड़ा जाए। 40 के लिए तो तुम सिफारिश करते हैं, 4 करो 40 करो, तुम्हारे यहाँ तो ये सिफारिश हो रही है। तुम्हारे जितने भी महाराज हैं, हम 4 हमारे 40 मानने वाले हैं, उसका क्या कह रहे हैं? आबादी बढ़ाओ होना चाहिए। आप कह रहे हो कि 2 पे पाबंदी लगाओ, आप तो अपने पाबंद वैसे पाबंद है। आपके यहाँ तो रोज ये होता है कि आपका सबसे पाक जगह है जी। कहाँ है सबसे पाक जगह आपकी? कहाँ है? मक्का मदीना। आप हज पे जाते हैं, जीवन में एक हज करना बहुत जरूरी होता है। सऊदी अरब में क्या कानून है? क्या कानून? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है, सबके लिए एक समान कानून है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप स्कॉलर्स मुस्लिम समाज को गुमराह नहीं करें। जहां आपके तुर्क अरब कंट्रीज जहां लिबरल हो रहे हैं, एक समान कानून लागू हो रहा है और आप भारत में और राजस्थान में किस तरह की बातें कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कैसे कह रहे हैं? मालूम नहीं, क्यों नहीं बताइए? क्या वहां समान नागरिक संहिता नहीं है और क्या एक समान कानून नहीं है? उसके धर्म के एतबार से उनको पूरी छूट दे रही है। 4 बीवियों की आपको मौलिक अधिकार दे रखा है भारत ने। भारत मुल्क में संविधान में मौलिक अधिकार समाज रहता है उनको पूरी आजादी है। दुबई के अंदर कैसे मंदिर बना दिया? आप झूठ बोल रहे हैं। दुबई में मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? अच्छी बात है ना, ये तो फिर कैसे बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ सामान आगे लागू है, तो यहाँ लोग मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है। मुसलमानों को मुसलमान जो है सब दिल में जगह शुक्रिया ये आप भी लोग हैं जो हमें नमाज नहीं पढ़ने देते। ये सिर्फ आप भी लोगों की हरकतें। आपकी सारी यात्राएं निकलेगी लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्या बात है? हमें संविधान ने इजाजत दे रखी है, हमें भी रोका भी तो किसी ने नहीं है सर, रोका किसी ने नहीं। लेकिन हिंदू मुसलमान अच्छा सिर्फ 5 नमाज पढ़तों को जूते मार रहे हैं। क्या नहीं हो रहा हमारे साथ? मेरी बात सुनिए, आप इन 5 चीजों करेंगे सिर्फ 5 चीजों को लेकर समानता की बात है। सरकार ने कितना गलत किया? आपकी यात्रा पूरे देश में कई सड़कों पर नमाज नहीं होती है, जयपुर में होती है। साल में 3 दफा पढ़ते हैं साहब, आपकी तो रोज निकलती है। क्या बात करते हो आप? तो रोज निकलती है तो उससे आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? आपके भी जुलूस निकलते तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करते, किसी को नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको दे दिया ना, दे दिया, फिर भी आप हो हमारे साथ, भारत में हो। पाकिस्तान दे दिया,
आदेश दे अरे दिया, जिनको चाहिए फिर था भी उनको आपको दिया, हमने बसाया हमने नहीं चाहा। ठीक और है। हमारे हम तो साथ यहाँ आप प्रेम इस से वजह रहे। रुके। चलिए ठीक है। हम कोई किराएदार है यहाँ? चलिए ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं, एक कमेंट से शॉर्ट में। ये देखिए, मुझे लगता है कि जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उनका मौलिक पालन होना चाहिए। और अभी शैलेंद्र जी आर्टिकल 244 की बात करते कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल से कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं कि ये कानून बनाना मौलिक अधिकार है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जानी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से एक ही व्यक्ति को अलग अलग राज्यों में चेयरमैन की कमान दी गई है, वो भी जिस तरीके से आरएसएस के लोग से एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से चीज कम्युनिकेट होनी चाहिए। उस पर जितने भी क्योंकि पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, अब सजेशंस तो तब आएंगे जब आप प्रॉपर ड्राफ्ट लेके आओ। तो पहले ड्राफ्ट लेके आओ, उस पर प्रॉपर चर्चा करो, ऑब्जेक्शन दो, सजेशंस लो। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो केस पर जजमेंट दिया था, तब सो रहे थे क्या? तब तो आपने शरीयत सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे दिया ना, आप सभी का बहुत शुक्रिया पंकज जी, अशोक जी बहुत शुक्रिया, आपको साहब बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी इस चर्चा में शामिल होने के। देखिए यूसीसी पर मंथन है तो चर्चा जारी है, जन सुनवाई की जा रही कि आम जन की इस पर राय ली जा सके। अब दो तरह की बातें हैं, कुछ का मानना है कि पहले ड्राफ्ट आना चाहिए और उस पर फिर ड्राफ्ट में कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ चेंजेस है, क्या कुछ कर सकते हैं, तब उसमें बात रखी जाए। दूसरी तरफ सरकार का मत यह कि जन सुनवाई की जाए, क्या मत आ रहा है उसके आधार पर हम ड्राफ्ट तैयार करें। लेकिन सबसे अहम बात जो समझने की यह है कि यूसीसी किसी धर्म पर प्रहार नहीं है, किसी परंपराओं पर कोई किसी तरह का रोक नहीं है। यूसीसी सिर्फ समानता का रास्ता है, ना कि परंपराओं पर फुल स्टॉप या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। और धर्म से जोड़ के तो इसे क्यों देखा जा रहा है, क्यों बार बार बात होते होते हिंदू मुस्लिम तक पहुंच जाती है और मुस्लिम ये समझे कि हिंदुस्तान है, यहां आपका भी बराबर का हक है, सब चीजें हैं, दिक्कतें हैं तो उसे सामने रखी जाए। लेकिन जब कानून की बात आती है, तो अगर समानता की बात, अधिकार और खासतौर से महिलाओं के अधिकार की बात आती है, तो क्यों ना एक महिला आजादी के साथ रहे और दूसरी पर पाबंदियां रहे? तो क्यों एक ही देश में एक ही जगह ये दो अलग अलग महिलाओं के साथ व्यवहार? क्यों एक समानता की बात इसीलिए कही जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह के और सुझाव आते हैं और आगे यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट किस तरह से आता है और क्या वाकई में सब साथ समर्थन में आते हैं या विरोध ऐसे ही बना रहेगा। चलिए बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।